हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 1 इंडियन सोसाइटी सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइज आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि हमारी इंडियन सोसाइटी जो कि हमें बहुत ज़्यादा डाइवर्स देखने को मिलती है, तो उसमें हम बेसिकली कास्ट के रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं। गाइज कास्ट से रिलेटेड आपको सारे पॉइंट्स आज इस सेशन में आपको मिल जाएंगे। आप उन पॉइंट्स को नोट करके ज़रूर रखिएगा। आपका एक कास्ट से रिलेटेड पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, या फिर मल्टी कल्चरल हमारी सोसाइटी किस तरीके से, क्या अलग अलग कल्चर्स हमें देखने को मिलते हैं, तो वो उससे रिलेटेड आपका एक बहुत अच्छा आंसर प्रिपेयर हो जाएगा, एक टॉपिक कवर हो जाएगा। तो इन पॉइंट्स को नोट करके अपने पास ज़रूर रखिएगा गाइज, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द नियर फ्यूचर। सो सेशन को शुरू करने से पहले गाइज, जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं, या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं इसकी पीडीएफ्स है। और उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जो वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनका भी डायरेक्ट लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज की या किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम, एनर्जी, मनी कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ झा सर अकेडमी पे आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। आपको सिर्फ उनको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहेगा। इस बहुत ही अच्छा बैच है, आप उस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उस बैच में आपको जीएस 1 2 3 4 की बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं उस बैच में, और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे या झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइस। आपका सिलेक्शन पक्का है, तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है गाइस, आप इस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बहुत ही बेहतरीन बैच है, क्योंकि इस बैच में आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, हैज़ कास्ट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी? इलैबोरेट योर आंसर विद इलस्ट्रेशंस। क्या सांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में जाति ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है? अपने उत्तर को दृष्टांतों के साथ विस्तृत कीजिए। सो ये क्वेश्चन गाइस जैसे मैंने आपको बताया GS1 इंडियन सोसाइटी सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा था। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, एक नॉर्मल सी चीज़ जो हम सभी जानते हैं कि हमारी जो इंडिया की सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, वो हमें मल्टी कल्चरल देखने को मिलता है। जैसे हम बात करते हैं कि डाइवर्सिटी हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है, तो कल्चर के मामले में भी मतलब सांस्कृतिक जो संस्कृति के मामले में भी हमें वो भिन्न देखने को मिलता है, डाइवर्सिटी देखने को मिलते हैं। तो बहुत तरीके के अलग अलग कल्चर्स, ट्रेडिशंस हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें क्या बोला गया है कि क्या ये जो डाइवर्सिटी कल्चर में, कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो हमें देखने को मिल रही है, हर जगह पे ही अलग अलग है।
क्या उसको समझने में जो हम कास्ट की बात करते हैं, जाति, वो फेल हो चुकी है। मतलब कि कास्ट ने अपनी जो आइडेंटिटी है या जो कास्ट की रेलेवेंस थी वो खो चुकी है। कि मतलब जो पहले हमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या कास्ट के बेसिस पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें देखने को मिलती थी, तो क्या ये जो मल्टीकल्चरल सोसाइटी अब बन चुकी है, इसमें कास्ट की वो उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रही जितनी हमें पहले देखने को मिलती थी। कास्ट के बेसिस पे उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस अब नहीं रही, उसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई है या वो खो चुकी है। तो हमें इसको इलाबोरेट करना है अपने आंसर से कि हम इससे सहमत हैं या नहीं है, कि क्या हुई है, मतलब क्या वो उसकी रेलेवेंस इम्पॉर्टेंस लॉस्ट हो चुकी है या नहीं हुई है। हमें अपने आंसर को सपोर्ट करते हुए एक्सप्लेनेशन देनी है एग्जाम्पल्स के साथ, इलस्ट्रेशंस के साथ, राइट। तो चलो गाइज अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। Caste refers to a broad hierarchical institutional arrangement along with basic social factors like birth, marriage, and food sharing, etc. are arranged in a hierarchy of rank and status. कास्ट क्या है हम सभी जानते हैं, एक हायरार्की बना देते हैं हम, मतलब ब्रॉड हायरार्की, जैसे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम कि टॉप मोस्ट पे कौन है, उससे नीचे कौन है। हम कहते हैं ना कि ये ऊंची जाति वाला कौन है, निचली जाति का कौन है, तो वो सब चीज़ें आ जाती हैं। तो वो हम अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे अरेंज करते हैं कि बर्थ के बेसिस पे, मतलब वो उनको रैंक और स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है उस हायरार्की में, कि इस हायरार्की इस स्टेज पे जो इस कास्ट में जो बर्थ ले रहा है उसका रैंक और स्टेटस क्या होगा, ठीक है। या फिर वहाँ पे मैरिज भी उसी कास्ट के अंडर ही होगी, इंटर कास्ट मैरिजेस नहीं होंगी, सेम कास्ट में मैरिजेस होगी। फूड वो शेयर करेंगे नहीं या नहीं, जैसे अनटचेबल्स के साथ शेयर करने पे ऐसा माना जाता था कि वो पॉल्यूटिंग है तो उनके साथ शेयर नहीं करना है, ठीक है। उनके आसपास नहीं रहना है, उनका टच भी नहीं करवाना है। जहाँ पे टेम्पल्स हैं या फिर वाटर एरियाज होते थे, जैसे वेल्स होते थे, टैप्स होती थी, वहाँ पे उनका वो एरिया भी सब कुछ अलग किया हुआ था। तो वो क्या था, वो एक कास्ट के बेसिस पे ही ये चीज़ें अलग अलग की गई थी, क्योंकि उनको रैंक और स्टेटस कास्ट के बेसिस पे ही प्रोवाइड किया गया था। तो एक हायरार्किकल अरेंजमेंट होती है। These divisions have been linked to occupations and decide the social relations between people belonging to various castes. अब ये जो डिविजन्स हैं ये ऑक्यूपेशन के बेसिस पे ही भी थी। जैसे हमने देखा था कि किस तरीके से हायरार्की बनाई गई थी, कैसे कैसे डिवीजन किया गया था, कि सबसे पहले सबसे हाईएस्ट पे कौन से होते हैं, ब्राह्मण्स होते हैं, ठीक है, ब्राह्मण्स जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं। उसके बाद फिर क्षत्रिय होते हैं जो आर्मी में होते हैं। फिर वैश्यास होते हैं, जो वैश्यास कौन से होते हैं, जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं या ट्रेडर्स होते हैं। फिर शूद्रास होते थे जो उनको ही, जो पहले की 3 कास्ट हैं उनको सर्व करते थे, उनके लिए काम करते थे, राइट। तो इस तरीके से क्या है, वो ऑक्यूपेशन से उन्होंने लिंक कर दिया और उसी के हिसाब से अलग अलग कास्ट में कि किस तरीके से लोग बिलोंग करेंगे, उनकी क्या क्या होंगी, उसके हिसाब से उनको रख दिया गया। इसी हिसाब से मतलब उनके जो रिलेशंस होंगे आपस में उनको भी डिटरमाइन कर दिया गया, डिसाइड उनका इसी तरीके से उनका डिसीजन रखा गया था कास्ट के बेसिस पे बेसिकली। ओके, द डिवीजन ऑफ पीपल इनटू वेरियस कास्ट वाज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्योरिटी एंड पोल्यूशन। ऑब्वियसली जो हमने बात की कि डिवीजन किस तरीके से था, जैसे जो हमने ये बात की कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो थे, उसमें ब्राह्मण सबसे ज़्यादा प्योर कास्ट बताई जाती थी कि सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट हैं वो, ठीक है, वो गॉड को सर्व करते हैं, वो प्योरेस्ट हैं बिल्कुल। और सबसे नीचे जो शूद्रास रखे गए थे और उन उसमें ही एक और कैटेगरी, फिर सब कैटेगरी बना दी थी अनटचेबल्स, जिसमें आ गए थे जिनको बिल्कुल पॉल्यूटिंग बोला गया था। तो इस तरीके से भी डिवीजन उसमें किया गया था, डिस्टिंक्शन किया गया था। While the manifestation of the hierarchical order has changed to a large extent in recent times, and caste system itself has not lost its relevance in today's multicultural society. Yes, अगर हम आज के टाइम पे देखें पहले के कंपैरेटिवली, कि जो पहले हमने अभी बात की कि वो हायरार्की थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो हमें आज के टाइम पे नहीं देखने को मिलती है, उस तरीके से नहीं है। वो बहुत ज़्यादा हायरार्की चेंज हो चुकी है आज के टाइम पे। ना ही ऑक्यूपेशन के बेसिस पे है कि कोई ऑक्यूपेशन की अगर कोई मान लीजिए ब्राह्मण उसमें
कास्ट में अगर कोई जन्म ले रहा है, बर्थ उसका हो रहा है किसी भी पर्सन का, तो वो किसी और ऑक्यूपेशन में नहीं जा सकता है, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है। अब वो चीज़ें नहीं है, वो बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे चेंज हो गई है। लेकिन फिर भी अगर हम ये बोलें कि कास्ट ने अपनी जो रेलेवेंस जो हमें देखने को मिलती थी वो बिल्कुल खो दी है, तो वो चीज़ गलत होगी, क्योंकि बिल्कुल खोई नहीं है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या कास्ट के बेसिस पे डिवीजन हमें आज भी देखने को मिलता है सोसाइटी में। हालांकि वो नहीं होना चाहिए, उसके लिए ध्यान भी दिया जाता है कि कोई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना करे, इस तरीके से डिवाइड ना करे। लेकिन फिर भी बहुत हद तक, बहुत ही हद तक चेंजेस आए हैं, बट आज भी वो एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में, हमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल, even though untouchability and caste based discrimination are banned in the constitution, manual scavenging is still practiced by the lower caste। क्या चीज़ है कि अनटचेबिलिटी या कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स में मेंशन्ड है कि इसके बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं या अनटचेबिलिटी फॉलो आप नहीं कर सकते हैं, वो बैंड है बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद मैनुअल स्कैवेंजिंग हमें देखने को मिलती है। हालांकि उसके लिए भी अब सरकार कानून बना रही है, उसको देखते हुए भी। लेकिन फिर भी क्या है, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है वो कौन करते हैं, जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, सिर्फ वो उन्हीं को मैनुअल स्कैवेंजिंग में डाला जाता है और फोर्सफुली प्रेशराइज करके भी उनको उसमें धकेला जाता है। तो वो क्या देखने को मिल रहा है कि वो कास्ट के बेसिस पे ये डिस्क्रिमिनेशन या सब अनटचेबिलिटी एंड ऑल डिवीजन हमें अभी भी देखने को मिलता है। बेशक वो एक्सटेंट उतना नहीं है, लेकिन फिर भी है। द कास्ट सिस्टम हैज अज्यूम्ड न्यू फॉर्म्स एंड आइडेंटिटीज। अब जैसे हमने बोला कि उतने हद तक नहीं है जितना पहले था, तो क्यों नहीं है उतने हद तक, क्योंकि हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। कुछ कास्ट सिस्टम जो है पहले के मुकाबले अब वो चेंज हुआ है, अलग उसने फॉर्म ले ली है, एक अलग तरीके से अभी हम देखने को मिलते हैं। क्योंकि हमने ये भी बात की कि उसकी रिलेवेंस बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है, देखने को हमें भी मिलते, लेकिन बस उसका आकार बदल गया है या उसकी आइडेंटिटी बदल गई है। तो हम वो बात करें कि अब हमें किस तरीके से देखने को मिलता है इन सपोर्ट ऑफ आर आंसर। क्योंकि हमने कहा है कि उसकी जो इम्पोर्टेंस है, रेलेवेंस है, वो कास्ट की अभी भी प्रेजेंट है हमारी सोसाइटी में। तो वो किस तरीके से हम किस तरीके से प्रेजेंट है, अब हम वो बताएंगे। फर्स्ट इज पॉलिटिकल फॉर्म, राजनीतिक रूप में है। वेरियस कास्ट टुडे एसर्ट देमसेल्व्स बाय फॉर्मिंग पॉलिटिकल एसोसिएशंस। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी क्या है कि जो कि बहुत सारी जैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म होती हैं, तो उसमें क्या है कि अब वो पॉलिटिकल इक्वालिटी को रखते हुए क्या है कि कोई भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकता है, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी बेसिस पे। तो क्या हो रहा है कि अब कुछ ऐसी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई जा रही हैं जो कि उन्हें वो अपनी कास्ट का नाम रख के, मतलब या कास्ट के बेसिस पे ही बनाते हैं, उस तरीके से हो रहा है। तो क्या हो रहा है वहाँ पे, वो डेमोक्रेसी हमें देखने को नहीं मिल रही कि हर एक पर्सन वहाँ पे वेलकमिंग है या हर एक पर्सन के उसमें इन्वॉल्वमेंट है। नहीं, वो सिर्फ अपनी कास्ट के लिए ही बनाया जा रहा है, उसी को दर्शाया जा रहा है उसमें। जैसे कि हम बात करें बहुजन समाज पार्टी, तो पॉलिटिकली हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कास्ट के बेसिस पे। तो उसने उसने ये राजनीतिक रूप ले लिया है पॉलिटिकल एसोसिएशंस ने या पॉलिटिकल पार्टीज ने। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक आइडेंटिटी, आर्थिक पहचान। डेवलपमेंट पॉलिसीज टारगेटिंग द बैकवर्ड क्लासेस लाइक ओबीसीज, एससीज, एसटीज एक्सेट्रा हैव सीमेंटेड द कास्ट आइडेंटिटीज। क्या चीज़ है कि जैसे अब डेवलपमेंट पॉलिसीज लेके आई गई हैं, ठीक है, वेलफेयर के लिए, कि लोगों को डेवलप करने के लिए। जैसे कि बैकवर्ड क्लासेस को टारगेट किया गया, जैसे हमें शेड्यूल कास्ट जो ये दलित थे, उनको वो रिकॉग्निशन प्रोवाइड करने के लिए, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे, वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो चुके थे, उनका डेवलपमेंट इतना हो ही नहीं पा रहा था, वो हर चीज़ में उनको, क्योंकि उस टाइम पे इंडिपेंडेंस से पहले उनको अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं दी गई थी। तो उनको उस इक्वल लेवल पे लेके आने के लिए उनको कुछ अधिकार दिए गए, कुछ ऐसी अलग से उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई ताकि वो उस पर आ सके। उनको रिजर्वेशन दी गई कि अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे भी क्या चीज़ हुई है, वैसे तो ये किस लिए किया गया था कि ये कुछ टाइम के लिए ही किया गया था, ये परमानेंट नहीं था। लेकिन
वही चीज़ है कि पॉलिटिकल अपने स्टेक को रखने के लिए इस चीज़ को हमेशा एक्सटेंड ही किया गया और अभी भी हमारी सोसाइटी में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है रिजर्वेशन के नाम पे। ठीक है, तो इससे क्या है, वो कास्ट आइडेंटिटी बना के रखी गई है, कास्ट आइडेंटिटी बन चुकी है इकोनॉमिक रूप में, आर्थिक रूप में, कि कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है वो हमें देखने को मिलता है। हमें हर फॉर्म में, अगर हम कोई फॉर्म के लिए, जॉब के लिए कोई अप्लाई भी करते हैं तो उसमें भी हमसे पूछा जाता है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पूछा जाता है, तो वो हमें इकोनॉमिक आइडेंटिटी हमारी वहाँ पे आ जाती है। The caste which do not benefit from such welfare policies have mobilized based on their caste identity and have been demanding reservations। अब कुछ और कास्ट भी हैं जो, जिनको ये वेलफेयर पॉलिसीज़ का नहीं मिल रहा। अब वो क्या हो गया है कि बाकी की जो कास्ट हैं वो भी मांग रहे हैं। जैसे अभी हमें जाट आरक्षण भी देखने को मिला था कि हमें भी रिजर्वेशन प्रोवाइड करो, तो वो चीज़ें भी हमें देखने को मिल रही हैं। तो वो कास्ट तो हमें देखने को मिल ही रहा है। जैसे कि डोमिनेंट कास्ट हैं कुछ, जैसे मराठास हैं, पाटीदार्स हैं, कापूज हैं, वो रिजर्वेशन डिमांड कर रहे हैं कि हमारी कास्ट को, हमारी कम्युनिटी को भी रिजर्वेशन प्रोवाइड करो, आरक्षण दो। नेक्स्ट इज इंटरकास्ट मैरिजेस, अंतरजातीय विवाह। Today, the strict codes of some caste marriages have been diluted and more intercaste marriages are taking place daily. Caste groups like Khap Panchayats have also been brought under the scrutiny of the judiciary. क्या हो रहा है कि जैसे अब जो पहले कास्ट हायरार्की थी उसमें क्या था कि एक ब्राह्मण से ही मैरिज करेगा, मतलब एक ब्राह्मण लड़का ब्राह्मण लड़की से ही शादी करेगा, या एक ब्राह्मण लड़की ब्राह्मण लड़के से ही शादी करेगी, क्षत्रिय क्षत्रिय में करेगा। तो इस तरीके से वो था कि अपनी ही कास्ट के अंडर शादी करनी है। लेकिन आज के टाइम पे क्या चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस चीज़ पे ध्यान भी रखा जा रहा है कि क्या हो गया, कास्ट क्या है, कास्ट कुछ नहीं है, हर कोई एक पर्सन ही तो है, हर कोई इंसान ही तो है, सेम ही है, क्या फ़र्क है। तो इंटरकास्ट मैरिजेस को बढ़ावा दिया जा रहा है और इंटरकास्ट मैरिजेस आज के टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा देखने को भी मिल रही हैं। बल्कि कास्ट ग्रुप जैसे कि खाप पंचायत हैं, उनको भी जुडिशरी की स्क्रूटिनी में लाया गया है कि वो भी इस चीज़ पे रुकावट ना लेकर आए, ऐसे रोक ना लगाएं और इंटरकास्ट मैरिजेस को बढ़ावा दिया जाए। हाउएवर, the caste based identity has not completely vanished and it has assumed more subtle forms. लेकिन फिर भी ये जो कास्ट के बेसिस पे बेशक से इंटरकास्ट मैरिजेस हमें देखने को मिल रही हैं, लेकिन हम फिर भी अगर एक एनालिसिस करेंगे ना कि कितनी ज़्यादा है इंटरकास्ट मैरिजेस, हमें कितनी देखने को मिल रही है, कितने लेवल तक, तो वो बहुत कम है। मतलब कंपैरेटिवली अगर हम प्रोपोर्शन देखें तो इंटरकास्ट मैरिजेस बहुत कम हमें देखने को मिल रही है हमारी कंट्री में। तो वो जो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी है वो अभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है, वैनिश नहीं हुई है, वो अभी भी हमें देखने को मिल रही है, बल्कि कुछ अलग अलग फॉर्म्स में देखने को मिल रही है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट्स इन न्यूज़पेपर्स बेस्ड ऑन कम्युनिटीज़ एंड कास्ट। ऑब्वियसली कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देखो, उसमें जो मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, वैवाहिक विज्ञापन जो उसमें आते हैं, उसमें जो होता है ना कि वांटेड ब्राइड और ग्रूम, वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है वांटेड तमिल ब्राइड, तमिल ग्रूम, ठीक है, या बनिया जाट, इस तरीके से उसमें मेंशन्ड होता है। तो क्या है वो कास्ट के बेसिस पे ही तो है। उसमें मतलब क्या देखने को मिल रहा है, बेशक से इंटरकास्ट मैरिजेस आज हमें देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी कास्ट के बेसिस पे भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी बहुत लेवल तक अभी भी एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में। नेक्स्ट इज कास्ट क्लास डिविजन्स, वर्ग विभाजन। इंस्टेड ऑफ डिविजन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, द क्लास, एक्सेस टू लग्जरी एंड प्रिविलेजेस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक्सेट्रा डिवाइड्स द सोसाइटी इनटू डिफरेंट क्लासेस। अब बेशक से कास्ट के बेसिस पे वो प्रॉपर एक हायरार्किकल डिवीजन ना हो, लेकिन क्लास के बेसिस पे आज हमें वो डिवीजन देखने को मिलती है कि हाई क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हमें वो देखने को मिल रहा है कि किसके पास कितने साधन हैं, कितने रिसोर्सेज हैं, कितनी अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहा है, क्या प्रेस्टीज है, क्या उसका स्टैंडर्ड है, वो उसके बेसिस पे हमें वो डिवीजन देखने को मिल रहा है। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, डिवीजन तो तब भी हुआ ही है सोसाइटी में। डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के आधार पर विभाजन। पीपल प्रेफर एंगेजिंग देमसेल्स with those having equal intellect levels so as to have a better and meaningful conversations where interests and thoughts interact। अब जो लोग, जैसे
लोग हैं वो एजुकेशन के बेसिस पे भी डिवीजन है। कैसे कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने इक्वल के लोगों से ही, जो उनके जैसे पढ़े लिखे हों, अच्छे हों, अच्छे तरीके से उनके विचार मिलें, वो प्रॉपर तरीके से बात कर सकें, कॉन्वर्जेसन कर सकें, उनके साथ ही वो रहना पसंद करते हैं, बात करना पसंद करते हैं। बजाय कि वो, मान लीजिए अगर कोई अनपढ़ है उससे बात करना कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता है, वो आज के टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है। या अगर कोई इलिटरेट पर्सन है और अगर कोई अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है फॉर एग्जाम्पल, तो वो एक ऐसा उसका एटीट्यूड फॉर्म अप ऐसा हो जाता है एजुकेशन के बाद, या उसमें एक अलग से वो एटीट्यूड आ जाता है, बिहेवियरल चेंज ऐसा हो जाता है, या उसके अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आ जाती हैं कि जो इलिटरेट पर्सन है वो खुद बहुत ज़्यादा ना नर्वस हो जाता है उनसे बात करने में, तो वो एक प्रॉपर बॉन्ड या प्रॉपर तरीके से कॉन्वर्जेसन हो ही नहीं पाता। तो उसमें भी हमें डिवीजन देखने को मिल रहा है, जिससे हमारी सोसाइटी डिवाइड हो रही है। तो ये क्या थे गाइज, ये हमने क्या बात की कि हाँ, कास्ट बेशक से बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है आज के टाइम पे, लेकिन फिर भी कम्प्लीटली वैनिश नहीं हुआ। कास्ट के बेसिस पे अभी भी हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। हमने उसके वेरियस रीजंस की, उसको सपोर्ट करने के लिए वेरियस रीजंस दे कि किस तरीके से हमें कास्ट आज भी एग्जिस्ट करती हुई देखने को मिलती है हमारी सोसाइटी में। सो ऑन द कंक्लूडिंग नोट, considering that the caste based divisions offer a sense of solidarity and belonging to various marginalized sections, the caste based identity will be difficult to be erased। कि अब क्या चीज़ देखने को मिले कि जो कास्ट के बेसिस पे डिवीजन है, ये इस तरीके से है कि मतलब वो आपस में ही उनको एक एकजुटता की भावना प्रदान करता है, और वो खुद ही कंफर्टेबल नहीं होते दूसरी कास्ट के लोगों के साथ। लोगों में अब वो चीज़ें आ चुकी हैं, तो ऐसी जब चीज़ें हैं तो उसमें ये कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी को मिटा देना, ख़त्म कर देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और ये पता नहीं कभी हो भी पाएगी कि नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, और हर एक पर्सन का मेंटल लेवल या उसका इंटेलेक्ट हर कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन वो तब होगा जब एक फैमिली, जब पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन में ये हैबिट इनकलकेट करेंगे, ये वैल्यूज़ इनकलकेट करेंगे कि किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है या कोई डिवीजन ऐसा नहीं है। जब तक ये नहीं होगा, फैमिली से नहीं आएगा, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। राइट, सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हेयर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।